टॉप 10 अनहेल्दीएस्ट फूड ऑन प्लैनेट अर्थ। जमीन पर मौजूद सारे खानों में सबसे ज्यादा गैर सेहतमंद खाने कौन से हैं? नंबर 10 पे केक आता है, नंबर 9 पे आइसक्रीम, नंबर 8 पे डोनट, नंबर 7 पे माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, और इसी तरह 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे कौन से खाने हैं, इसके लिए पूरी वीडियो देखिए। जो खाना आप खाते हैं ना, अगर उसके 4 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा आपको जिंदा रखता है और बाकी 3 हिस्से डॉक्टर को जिंदा रखते हैं। कैंसर इज वेरी मच प्रिवेंटेबल, कैंसर से बचा जा सकता है। तहकीकात ही बताती है अगर आपके खून में शुगर ज्यादा होगी, कैंसर तेजी से फैलेगा। खून में शुगर कम होगी, कैंसर आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। बेस्ट टाइम टू ईट शुगर, खाली पेट शुगर नहीं खानी। ग्लूकोज एकदम से खून में घुस जाएगी, आपको हाइपर कर देगी, बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगी। 90 मिनट बाद फिर क्रैश होगा, फिर आप कहेंगे और चीनी लाओ और चीनी लाओ, सारा दिन ये चक्कर चलता रहेगा। शुगर खाने का बेहतरीन वक्त वो खाने के बाद है। जो बड़ी बड़ी खाने वाली कंपनी है, ये क्रंची बनाती है ना खाने को, सॉल्टी बनाती है, स्वीट बनाती है, ताकि जब आप एक नवाला लें आपका अगले नवाले के लिए दिल करे, और जब भूख लगे आपको उसी ब्रांड का ख्याल आए। शायद उन्हें अपने शेयर होल्डर के प्रॉफिट का ज्यादा ख्याल है, हमारी सेहत का नहीं है। क्या वाकई आपको भूख लगी है? एप्पल टेस्ट इसका करें, अपने आप से पूछे कि सेब खाओगे? अगर तो आपका दिल का वाकई सेब खा लेता हूं तो भूख लगी है, और आप कहनी सेब नहीं खाना, तो इसका भूख नहीं, नशा है कि मुंह चलता रहे बस। ये ताकत और ये सलाहियत कि आप सुबह उठ जाते हैं, कामों को नॉर्मल अंदाज से कर रहे हैं, बगैर किसी कोशिश के सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। 1000 ख्वाहिशें आपकी, और अगर एक बीमारी आ गई ना तो एक ही ख्वाहिश रह जानी है, बाकी 999 गायब हो जानी कि मैं ठीक हो जाऊं, दर्द खत्म हो जाए बस। वो जापान के स्कूल में गया, 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चों में से एक भी मोटा नहीं था। क्या वजह? वीडियो देखिए। एक ऐसा काम जो हर सदी हर दौर में बेहतरीन इलाज करार पाया, डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज। 11 किस्म के कैंसर वो काम करने से पीछे हो जाएंगे, नई न्यूरॉन्स बनेंगी, नए न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। वो काम कौन सा है, सबने जरूर करना है। ये जानने के लिए वीडियो देखें। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? हो सकता है कि जो उम्र आप बता रहे हैं असल में इतने आप बड़े ना हो, ये आपकी असल उम्र ना हो। असल में ये 2 तरह की उम्र होती है, एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज से मुराद ये जो उम्र आपने मुझे बताई, कितना अरसा हुआ आपको पैदा हुए, या 20 साल के, 25 साल के, जो आपकी एज है। और बायोलॉजिकल एज वो होती है जो आपके सेल्स की, आपके ऑर्गन्स की और आपके टिश्यूज़ की एज होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए ये मैं आपको समझाता हूँ। क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, मेरे साथ अवैस भाई हैं, मैं इनके हवाले से आपको ये बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। अवैस भाई, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24 है। इनकी उम्र 24 ईयर्स है, ये 24 साल के हैं, ये इनकी क्रोनोलॉजिकल एज है। अवैस भाई, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये ज़्यादातर लैपटॉप पे बैठते होंगे और लैपटॉप पे काम करते होंगे। अवैस भाई, आप जिम भी जाते हैं? जी जी, जिम भी। जिम के साथ साथ आप खाने वगैरह की भी एहतियात करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? जी, दोनों की एहतियात करनी पड़ती है। अब देखिए, एक्सरसाइज करते हैं, खाने की एहतियात करते हैं, तो इनके दिल की सेहत वो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन चूँकि कंप्यूटर पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो आँखों की सेहत थोड़ी कम अच्छी होगी। यानी इनके दिल की जो बायोलॉजिकल एज है वो कम है, जबकि आंखों की बायोलॉजिकल एज वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एजिंग वो डिफरेंट हो जाती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द जीन। जीन इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि बाप माँ से बच्चे की तरफ आता है। जीन्स आर फिक्स्ड, ये बात पहले कही जाती थी कि जीन्स फिक्स है बिल्कुल, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अब ये नजरिया गलत साबित हो गया है। एपिजेनेटिक्स यानी आपका बिहेवियर और आपकी एनवायरनमेंट आपके जेनेटिक मेकअप को कैसे चेंज कर सकती है। हाँ, जो फिक्स चीजें वो तो फिक्स रहेंगी, आपकी नस्ल, आपका रंग, आपका कद वगैरह, वो तो जीन्स के अंदर रहेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका बिहेवियर, आपके एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल आपके अंदर बदल सकता है, और वो रिवर्स भी फिर हो सकती है। आप अगर अपनी डेली लाइफ रूटीन चेंज कर लें तो सिंपल सी बात यह है कि जो उम्र आपकी है आप उससे बहुत ज्यादा जवान रह सकते हैं। आपके सारे आज़ा वो ठीक होंगे अगर आपकी उम्र ज्यादा भी होगी है, क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज आपकी कम होगी। और एक ऐसा काम जो कि सदियों से इंसान की बैलेंस्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो काम जो कि इंसान के लिए हर सदी में, हर दौर में एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए जरूरी करार दिया गया, उस काम के बारे में कहा जाता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी का सबसे बड़ा हल वो है। अगर वो काम आपने नहीं किया तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती की। 11 किस्म के कैंसर्स वो एक काम करने की वजह से पीछे हो जाते हैं, और 3 कैंसर तो ऐसे हैं, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, जो अगर हो जाएं
होने के बाद भी आप वो काम करें तो उस कैंसर के बढ़ने की शरह रुक जाती है। और वो काम ऐसा है जो नए न्यूरॉन्स को पैदा करता है, दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी को फरोग देता है। और वो काम क्या है? वो है एक्सरसाइज। अगर मैं आपका गला दबा दूं ना और आपको ऑक्सीजन की कदर का 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगर मैं आधा दिन आपको पानी ना दूं, आपको पानी की कदर का पता चल जाएगा। पूरा दिन खाने से महरूम रखूं, खाना कितना कीमती आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह एक्सरसाइज भी है, लेकिन मसला यह है कि उसका रिजल्ट इतना सामने जल्दी आता नहीं है, इसीलिए हम बिल्कुल उसको इग्नोर करते रहते हैं। जबकि एक्सरसाइज आपके पूरी बॉडी के ऊपर बेहतरीन असर डालती है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। इंसान की बॉडी डिजाइन इस तरह से हुई है कि इसको एक्सरसाइज लाजमी चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस ये काम ठीक नहीं है। बहुत सी स्टडीज हैं, बहुत से ऐसे रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया कि एक्सरसाइज वैसे बहुत अच्छी है, जो मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी को बेहतर करती है, डायबिटीज़ के खिलाफ आपको लेके जाती है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचाती है, मूड अच्छा रखती है, डिप्रेशन में ज़रूरी है, कैंसर में ज़रूरी है। लेकिन वेट लॉस के लिए डायरेक्ट न्यूट्रिशन यानी जो खा पी रहे हैं आप, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आप एक रात डिनर करने फैमिली के साथ जाते हैं, 1500 कैलोरीज खा लेते हैं, कैसे बर्न होंगी वो? उसको बर्न करना कितना जरूरी है। तो वेट लॉस की जब बात आती है तो डायरेक्ट इंपैक्ट आपके खाने पीने का। एंड इफ यू आर ओवरवेट, ओवरवेट का मतलब यह है कि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स ये 20 है। ये BMI आप गूगल करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या फॉर्मूले में डालना है, वो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। BMI आपका 20 अगर है तो ओवरवेट है। और अगर आप ओबीस है यानी आपका BMI वो 30 या 30 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोटे हैं। इसको सादा लफ्जों में समझे कि अगर एक मर्द की एवरेज हाइट पाकिस्तान में 5 फुट 8 इंच है, 70 किलो से ज्यादा वजन है तो ओवरवेट, 89 kg 100 kg हो जाए तो ओबीस हो जाता है। और दुनिया में इस वक्त 2.5 अरब लोग ओवरवेट है और 90 करोड़ लोग वो ओबीस है। ओवरवेट हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। 3 स्टडीज पब्लिश हुई हैं, उनके मुताबिक ओवरवेट इंसान का वेट जब बढ़ता है उसके दिमाग की परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। अगर कोई इंसान ओवरवेट है, उसके दिमाग का वॉल्यूम 4% लेस हो जाएगा और उसके दिमाग की पिक्चर अगर देखी जाए तो वो 8 साल ज्यादा बूढ़ा नजर आएगा। और अगर वो ओबीस है तो 8% उसके दिमाग का वॉल्यूम लेस हो जाएगा और वो अपनी उम्र से 18 साल ज्यादा बूढ़ा उसका दिमाग होगा। और मोटापे में ब्लड फ्लो वो लेस हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। और देखना पड़ेगा, आपको नजर आ रहा होता है जिस्म, आप भी अपने जिस्म को देख के परेशान हो रहे होते हैं। और 11 रिस्क फैक्टर्स जो हैं, बड़े रिस्क फैक्टर्स यानी लेस ब्लड फ्लो, रिटायरमेंट एंड एजिंग, इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक्स, हेड ट्रॉमा, टॉक्सिन्स यानी जहरीले अज्जा, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी, स्लीप इशू, हाइपरटेंशन, ये इनमें से 11 में से 7 जो रिस्क फैक्टर हैं वो ओवरवेट बंदे के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जापान की बड़ी प्यारी बात आपको बताऊं, ऑल द जापानीज चिल्ड्रन दे आर सपोज टू वॉक टू देयर स्कूल फ्रॉम होम। ये जापान के बच्चे अपने स्कूल, घर से स्कूल तक पैदल आएंगे, ये कंपलसरी, इस तरह उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और बाय लॉ ये जरूरी है कि हर स्कूल में एक न्यूट्रिशनिस्ट होगा, ये बाकायदा एक डिग्री है जो कि ओवरसी करेगा खाने के मामलात को जो भी स्कूल में हो रहे हैं। और इसकी जॉब क्या होगी? ये डिजाइन करेगा और ओवरसी करेगा खाने के सारे मामलात को जो स्कूल में हो रहे हैं। ऑल प्रोसेस्ड फूड इज बैंड इन जापानीज स्कूल्स। कोई भी प्रोसेस्ड फूड वहां पर नहीं होगा, बल्कि जो खाना बनेगा ऑर्गेनिक होगा, फ्रॉम द स्क्रैच, यानी सुबह वो बिल्कुल जीरो से फसलें टूट कर आएंगी और वहां से उसको बनाया जाएगा। और जापानीज जो मील होते हैं उसके 5 पोर्शंस होते हैं, मिसो सूप होगा, फिश होगी और इस तरह की चीजें होंगी। और जो न्यूट्रिशनिस्ट है स्कूल का, उसकी जॉब ये भी है कि वो बच्चों को सिखाएगा, समझाएगा कि ये क्या चीज है। मिसाल के तौर पे वो रस्सी लेगा, उस रस्सी में एक लाल हिस्सा है और वो कहेगा ये लाल हिस्सा क्या है? ये लाल हिस्सा है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे जिस्म को, हमारे मसल्स को, हमारी बोन को हेल्दी करती है। और ये सब्ज हिस्सा क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें एनर्जी देती है। यूं करने के बाद वो उस डोरी को उस खाने के साथ बांध देगा और कहेगा अब इस खाने के अंदर ये सारे अज्जा मौजूद हैं और ये सारे अज्जा हम खाने लगे हैं, ये बैलेंस डाइट है। बच्चे खेल खेल में नारे लगा रहे होंगे विटामिन, प्रोटीन, यूं करके वो बच्चों के अंदर वो एक सेंस पैदा हो जाएगी। और जिस बंदे ने रिसर्च पब्लिश की
वो कहता है जिस स्कूल में मैं गया उस पर 1000 बच्चे थे, मैं सारा दिन स्कूल में घूमता रहा, एक बच्चा भी मुझे मोटा हुआ नजर नहीं आया। तो जनाब आपकी 1000 प्रॉब्लम्स हैं, 1000 परेशानियां, लेकिन एक परेशानी सेहत वाली आ जाएगी ना तो सारी परेशानियां खत्म होगी, बस सारा फोकस उस पर होगा। पैसे, रिश्तेदारियां, टेंशन, एंग्जाइटी सब खत्म, फोकस इस पे है कि ये दर्द मुझसे दूर हो जाए। बस जब ये जिस्म मदद के लिए पुकार रहा होगा, किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं रहेगी। सेहत ये कुछ है नहीं, ये सब कुछ है। ये ताकत, ये सलाहियत कि आप सुबह उठ जाते हैं और जिंदा हैं और चल रहे हैं और हंस रहे हैं और अपने काम को नॉर्मल अंदाज से सरअंजाम दे रहे हैं। आप बगैर किसी कोशिश के सांस ले रहे हैं एंड यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। आप इसको कुछ समझते ही नहीं। फिर वो जब सेहत चली जाती है तब पता चलता है क्या भाव है। सारे ख्वाब वो होल्ड हो जाते हैं, अब किसी ख्वाब को रियलिटी नहीं बना सकते। खुशी कहीं दूर चली जाती, जिंदगी के रंग फीके पड़ने लगते हैं। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज नॉट ए लग्जरी। अपना ख्याल रखना ये कोई तायुश नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक तोहफा है जो खुद आप अपने मुस्तकबिल को दे रहे हैं। क्योंकि आज तो बड़ी बड़ी जंगें आप लड़ रहे हैं ना, लेकिन जब बीमारी आ गई तो छोटी सी जंग भी लड़ी नहीं जाएगी। आपको वाकई भूख लगी है, इसके लिए एप्पल टेस्ट किया करें। एक तरीका है कि आपको वाकई भूख लगी और एक है सिर्फ नशा है कि मुंह चलता रहना चाहिए, क्रेविंग सी हो रही है बस। अगर आप एक एप्पल टेस्ट करें, और वो एप्पल टेस्ट ये है कि आप अपने आप से पूछें कि जब भूख लगी है कि मैं सेब खा लूं, अगर तो आपका दिल करे वाकई खा लूं बस खा लूं, अब आपको भूख लगी है। और अब कहें नहीं यार सेब नहीं खाना, भूख लगी है, इसका मतलब आपको भूख नहीं लगी, ये वैसे ही कुछ है कि बस मुंह में कुछ जाना चाहिए, पेस्ट्रियां, पिज्जे, डोनट वगैरह ये चीज की लगी है। क्योंकि सेब एक ऐसी चीज है जो कि बहुत से लोग इतने शौक से खाते नहीं। एप्पल में फाइबर है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इट कीप्स यू फुलर, ये आपको फुल कर देता है, सेंस ऑफ सेटिएटी आ जाती है। लोडेड विद वाटर कंटेंट है और इसके अंदर पेक्टिन होती है जो पेट में जाके जेल बन जाती है और फिर वो डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो करती है और ये डायबिटीज को, इंसुलिन वगैरह को, शुगर को भी सही तरीके से रेगुलेट करती है। तो बार बार अपने आप से पूछे सेब खा लूं, सेब खा लूं। अगर अंदर से हाँ की आवाज आती है तो वाकई भूखे हैं, वरना फिर इधर उधर घूमना शुरू कर दे, भूख नहीं लगी आपको। रिमेंबर, फूड इज ईदर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन और द वर्स्ट स्लो पॉइजन। जो खाना आप खा रहे हैं या तो वो बेहतरीन दवाई की तरह है या वो स्लो पॉइजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको खराब कर रहा है। ये बड़ी बड़ी खाना बनाने वाली कंपनियां शायद इतना ख्याल आपका नहीं रखती। ये उसको क्रंची बनाती हैं, खाने को सॉल्टी बनाती हैं, स्वीट उसमें डालती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक नवाले खाने के बाद दूसरा नवाला लाजमी खाएं और जब भी आपको भूख की ख्वाहिश हो आपके जहन में वही ब्रांड आए। शायद उनका फोकस वो अपने शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट ज्यादा होता है, इंसान की सेहत इतना नहीं होता। और अब मैं आपको इस प्लेनेट अर्थ पर सबसे अनहेल्दी फूड्स की लिस्ट बताता हूं। नंबर 10 पे है केक और नंबर 9 पे है आइसक्रीम, नंबर 8 पे है डोनट और नंबर 7 पे है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, नंबर 6 पे है कुकीज, बिस्किट्स और नंबर 5 पे है फास्ट फूड बर्गर्स, नंबर 4 पे है फ्रेंच फ्राइज और नंबर 3 पर है प्रोसेस्ड मीट, नंबर 2 पे है व्हाइट ब्रेड और नंबर 1 पे है पोटैटो चिप्स। शुगर ये बहुत ज्यादा इस वक्त हाई अलर्ट चीज है। अगर आपने शुगर खानी ही है तो इसका बेहतरीन टाइम वो खाना खाने के बाद है। कभी भी आप शुगरी आइटम्स, मीठी चीजें नाश्ते में ना खाएं। बड़ा अच्छा लग रहा होता है, डोनट्स आ रहे हैं, पेस्ट्रीज आ रही हैं, ना खाएं, क्योंकि अगर आप इसको पहले खा लेंगे, खाली पेट खाएंगे तो ये फौरन ग्लूकोज यानी शुगर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, खून के अंदर जाके ये ग्लूकोज आपको हाइपर कर देती है। आपकी तमाम आज़ा को अंदर से एक जोश आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और तकरीबन 90 मिनट तक आप हाइपर एक्टिव रहते हैं। फिर 9-10 बज जाते हैं, एकदम से एनर्जी डाउन होती है, आप क्रैश कर जाते हैं। अब फिर आपको ऐसा कोई इंटेक चाहिए, फिर आपको शुगर चाहिए, फिर आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, फिर आप दोबारा वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, दोबारा शुगर लेते हैं, दोबारा खून में कबाल आ जाता है, दोबारा तवानाइयाँ जाग जाती हैं। अब फिर आप उसके बाद एक नेवर एंडिंग साइकिल शुरू हो जाता है और आप शुगर के नशे में रहते हैं। शुगर इज एन एडिक्शन। आप सर्च करें, बहुत सी तहकीकात ये बताती हैं कि शुगर वाकई एक नशा है। देखिए, एक नॉर्मल सेल से कैंसर सेल तक का सफर ये कैसे होता है, गौर तो कीजिए कि वो सेल एक नॉर्मल सेल था, वो कैंसर सेल कैसे बना। हमारे जिस्म में खलिए बढ़ रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस हो रहा है और ये दिमाग के कंट्रोल में होता है। वो इजाजत देता है सेल्स को कि इतनी तादाद में बढ़ जाओ, इतनी तादाद में बढ़ जाओ, और सेल्स उतनी तादाद में बढ़ जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस होता है। लेकिन कैंसर के अंदर वो सेल बढ़ रहा होता है अपनी मर्जी से, वो किसी के ताबे नहीं होता।
वो बस बढ़ता चला जा रहा होता है, बढ़ता चला जा रहा होता है। हमने उस कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? साइंस की जदीद रिसर्च है। पहले लोग समझते थे कि जेनेटिक्स में है कि जनाब माँ बाप को कैंसर है तो बच्चों में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाइफस्टाइल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। और आपने अगर कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकना है, उसके दो फ्यूल्स को रोक दें, वो ईंधन जो उस ट्यूमर को बढ़ा रहे हैं उसको रोक दें। नंबर 1 इज ग्लूकोज, नंबर 2 इज ग्लूटामिन जो कि एक इम्यूनो एसिड है। ग्लूकोज जो पहले ही आपके खाने में शामिल है उसको रोकेंगे, वो ईंधन है जो उस ट्यूमर को बड़ा करता है। नंबर 1 लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो वो इस्तेमाल करें। खाना कम से कम खाएं, रोजे रखें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ग्लूकोज एक बहुत अहम एनर्जी का सोर्स है बॉडी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। दिमाग तो चलता ही ग्लूकोज से है, लेकिन एक एनर्जी बॉडी वो ग्लूकोज से ले रही है। और अगर ग्लूकोज मौजूद नहीं है तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो फिर जो फैट्स हैं, जो चर्बी है, वहां से एनर्जी लेती है, जिसको कीटोसिस सेल्स कहते हैं। तो अपनी बॉडी को फैट से एनर्जी लेने दें। ये कब होगा? जब आप ग्लूकोज नहीं खाएंगे। जो ट्यूमर्स हैं, कैंसर सेल्स हैं जो हर इंसान के जिस्म में होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वो बढ़ना बंद हो जाएंगे और खुद ब खुद जिस्म उन्हें मार देगा। तो क्या करना है? विगरस एक्सरसाइज करें, फास्टिंग, भूखा रहें, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी इसको छोड़ दें। और वाकई कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर को रोका जा सकता है। बहुत सी थीरीज आ गई हैं। साफ जाहिर है कि ब्लड में जितनी ग्लूकोज होगी उतनी तेजी से कैंसर बढ़ेगा, ब्लड में जितनी कम ग्लूकोज होगी उतनी तेजी से कैंसर कम होगा। शुगर बॉम्ब, क्या आप जानते हैं, एक बड़ी हैरान कुन तहकीक मैंने पढ़ी कि जब आप शुगर खाते हैं वो डायरेक्ट आपके बोन मैरो में चली जाती है, आपके जो हड्डियों की नली होती है बोन मैरो में जाती है और वहां ये बोन मैरो फैक्ट्री है जहां पर WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? ये आपके जिस्म की आर्मी है। ये आपके जिस्म की आर्मी है। जो भी इंफेक्शन आपकी बॉडी पर आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आगे बढ़कर उस इंफेक्शन को रिपेल करते हैं, पीछे करते हैं। और ये इंफेक्शन 5 तरह के होते हैं। वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, यीस्ट आ रही है, फंगस आ रहा है, पैरासाइट्स आ रहे हैं। ये पांचों किस्म के दुश्मन जब अंदर आते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये आर्मी की तरह आगे आते हैं और उनको खा जाते हैं। लेकिन जो शुगर ये एकदम आप खाते हैं, बोन मैरो में जाती है और वहां जाकर WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को रोक देती है। इट शट्स डाउन योर इम्यून सिस्टम। वाकई आपका इम्यून सिस्टम, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निजाम जो आपको बचा रहा है, आपका सबसे बड़ा शील्ड है, उसको शट डाउन कर देती है एंड मेक्स यू ससेप्टेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वायरस। और आपकी जात को हर तरह के जो मैंने आपको बताए इंफेक्शंस उसके लिए आसान कर देती है। और शुगर का मुकाबला प्रेडनिसोन से किया जा रहा है जो इम्यूनो सप्रेसेंट है, यानी ये इंसान की इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उसको ये इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। वो प्रेडनिसोन भी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर रहा है और शुगर के अंदर भी यही चीज है कि वो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है। और शुगर के बारे में बात करते ही मैं आखिर में एक बहुत अहम चीज और डिस्कस करूंगा हेल्थ से रिलेटेड, वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये एक हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत अहम काम कर रहा होता है। बेसिकली मर्द की मर्दाना कुव्वत को ये डील कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है। इसके अलावा बोन मैस, मसल मैस यानी हड्डियों को, मसल्स को, और इसके अलावा आपकी एनर्जी को, आपकी फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल कर रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स को, स्पर्म प्रोडक्शन को, ये टेस्टोस्टेरोन ये फैक्ट्री है जहां पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। और अगर ये लेवल टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाए तो क्या होता है? लेस एनर्जी कम हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, लेस बॉडी हेयर, बाल कम हो जाते हैं, जो बोन्स है वो छोटी हो जाती है, थिन हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं। मर्दों के अंदर ये टेस्टिकल्स में पैदा होता है और औरतों में भी होता है, लेकिन औरतों में अगर ज्यादा हो जाए तो उनमें मर्दाना सिफात आने लगती है। और एक ऐसा तरीका है कि जिस्म में 1300% टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएंगे, और वो क्या है? फास्टिंग, रोजा रखा जाए तो। क्योंकि जब इंसान भूखा होगा 12, 13, 15 घंटे तो उसकी बॉडी को ये अलर्ट आएगा कि यार हमने मजबूत होना है अंदर से, क्योंकि बाहर से तो खाना में मजबूत करने नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में बॉडी अंदर से गंदे सेल्स को, गंदे मवाद को बाहर निकालेगी। इसको ऑटोफेजी भी कहा जाता है। और इस तरीके से जो कैंसर सेल्स हैं इंसान के जिस्म में वो भी शेल आउट हो जाएंगे। तंबाकू नोशी और भी कई चीजें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेगेटिव इंपैक्ट करती हैं, इस बारे में आप गूगल कीजिए।